अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। आज हम चैप्टर 2 की रीडिंग स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री के, जिसमें हम एटम के बारे में स्टडी करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या होता है, डिफरेंट थ्योरीज़ क्या दी गई थी स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में, या एटम कहाँ से वर्ड निकला था, क्या था, उसके बारे में सारा हम आज स्टडी करेंगे। रीडिंग चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रो देख लेते हैं। Ancient Greek philosopher Democritus suggested that matter is composed of tiny indivisible particles called atoms। अगर हम ये देखें कि सबसे पहले इसको किसने स्टडी किया था, तो उसका नाम था डेमोक्रिटस, साइंटिस्ट का नेम, जो कि ग्रीक फ़िलासफ़र था, यूनानी फ़िलासफ़र था वो। और उसने क्या कहा था कि मैटर कंपोज्ड होती है बहुत टीनी इंडिविजुअल पार्टिकल्स पे, जिसको हम एटम्स कहते हैं। इंडिविजुअल पार्टिकल्स वो जो कि बहुत ज़्यादा हमें नज़र नहीं आ रहे होते। नेक्स्ट है द नेम एटम वाज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड एटमोस मीनिंग इंडिविजुअल। जो नेम था एटम का वो किस वर्ड से ड्राइव हुआ था? लातीनी वर्ड से ड्राइव हुआ था। लातीनी वर्ड क्या था हमारे पास? एटमोस, जिसका मीन क्या था? इंडिविजुअल। आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये दोनों चीज़ें आ सकती हैं, एमसीक्यूज़ में भी आ सकती हैं कि फ़िलासफ़र जिसने मतलब ये किया था इसको स्टडी, उसका नेम क्या था, कब किया था स्टडी उसने, और किस वर्ड से ये ड्राइव हुआ है। इन द बिगनिंग ऑफ 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में जॉन डाल्टन पुट फॉरवर्ड एटॉमिक थ्योरी। 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में जॉन डाल्टन ने ये थ्योरी दी थी, जिसको हम एटॉमिक थ्योरी का नाम देते हैं। अकॉर्डिंग टू इट, उसके मुताबिक क्या था? ऑल मेटल्स इज़ मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। जितनी भी मैटर्स हैं वो बहुत छोटे छोटे इंडिविजुअल पार्टिकल्स से मिलके बनी हुई हैं, जिनको हम एटम्स कहते हैं। टिल द एंड ऑफ 19th सेंचुरी के एंड तक इट वाज कंसीडर्ड दैट एटम कैन नॉट बी सब डिवाइडेड। यही चीज़ कंसीडर की जाती थी कि एटम को हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते, सब डिवाइडेड नहीं होता ये। हाउएवर इन द बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, लेकिन 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड बाय गोल्डस्टीन, जे थॉमसन ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। रदरफोर्ड ने, बोहर ने और अदर साइंटिस्ट ने रिवील किए थे कि एटम इज़ मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। पहले यही बात थी कि वो सब डिवाइडेड नहीं हो रहा था। सेकंड में हमने ये क्या बात की कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स से मिलके बना है एटम, जिसमें हम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, प्रोटॉन की बात करेंगे और न्यूट्रॉन की बात करेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ दिस सब एटॉमिक पार्टिकल्स विल बी डिस्कस इन दिस चैप्टर। अब प्रॉपर्टीज़ क्या हैं इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स की? सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से होंगे? इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होंगे और न्यूट्रॉन होंगे। Theories and experiment related to the structure of atom. According to Dalton, an atom is an indivisible, hard, dense sphere. हार्ड होता है ये, डेंस थोड़ा गाढ़ा सा होता है, और स्फेयर कहते हैं यूं गोलाई वाली शेप को। एटम ऑफ द सेम एलिमेंट आर अलाइक। जितने भी एटम्स हैं किसी भी एलिमेंट के, वो एक जैसे होते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल ये एक पेंसिल है, तो इसके ना ये एक एटम से मिलके बनी हुई है, काफ़ी सारे मैटर से मिलके बनी हुई है, ठीक है। तो ये इसमें सारे एटम्स क्या हैं? सेम होंगे, डिफरेंट नहीं होंगे ये। दे कंबाइन इन डिफरेंट वेज टू फॉर्म कंपाउंड्स। ये कंबाइन होते हैं, इकट्ठे होते हैं काफ़ी सारे तरीक़ों से, और क्या कंपाउंड बनाते हैं। इन द लाइट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के लाइट में साइंटिस्ट परफॉर्म्ड अ सीरीज़ ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। साइंटिस्ट ने काफ़ी सारी सीरीज़ ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म की थी। बट टिल लेट 19th सेंचुरी, लेकिन 19th सेंचुरी तक साइंटिस्ट डिस्कवर न्यू सब एटॉमिक पार्टिकल्स। साइंटिस्ट ने न्यू सब एटॉमिक पार्टिकल्स को भी डिस्कवर कर लिया था। ये आपके पास कहलाएगी डाल्टन थ्योरी, कि डाल्टन ने क्या बोला था और क्या चीज़ें उसमें थी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट थ्योरी, जिसमें इन 1886 गोल्डस्टीन डिस्कवर्ड पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड प्रोटॉन। 1886 में गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किए थे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, जिसको हम प्रोटॉन कहते हैं। एक बात यहाँ क्लियर कर लें कि प्रोटॉन पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज आएगा। इन 1897 जे थॉमसन फाउंड इन एन एटम। 1897 में जे थॉमसन ने एटम को फाउंड किया था नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, जिसमें नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स क्या कहलाते थे? इलेक्ट्रॉन्स कहलाते थे। इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज। इसके बाद हम बात करेंगे न्यूट्रॉन की, और न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है।
इट वॉज इस्टेब्लिश दैट इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स आर फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ मैटर। बेस्ड अपॉन दीज ऑब्जर्वेशंस, इस ऑब्जर्वेशंस की बेस पे क्या कहा गया था कि थॉमसन पुट फोर्थ दिस प्लम पुडिंग थ्योरी। थॉमसन ने ये थ्योरी दी थी प्लम पुडिंग थ्योरी, जिसको हम सिंपल अगर फॉर्म में देखें तो प्लम पुडिंग हम आलू बुखारे को कह रहे होते हैं। ही पॉस्टुलेटेड दैट एटम वर सॉलिड स्ट्रक्चर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज। उसने पॉस्टुलेट्स क्या दिए थे कि एटम्स जो हैं वो सॉलिड स्ट्रक्चर हैं पॉजिटिवली चार्ज के, जिसमें बहुत छोटे छोटे नेगेटिव पार्टिकल्स स्टक इनसाइड उसके अंदर धंसे हुए होते हैं। इट इज़ लाइक प्लम्स इन दी पुडिंग, कि फॉर एग्जांपल आपके पास पुडिंग है, कोई आपने डेजर्ट बनाया, कोई पुडिंग बनाई है, उसके अंदर समझें प्लम्स जो हैं ये हमारे पास नेगेटिव पार्टिकल्स हैं, और पुडिंग वाले में क्या होगा, वो चीज़ पॉजिटिव, और साइड पे जो उसमें जो धंसे हुए होंगे वो नेगेटिव चार्जेस होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कैथोड रे एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ हमने 2 थ्योरीज़ को डिस्कस किया। फर्स्ट हमारे पास डॉल्टन थ्योरी थी, सेकंड हमारे पास प्लम पुडिंग थ्योरी थी। कैथोड रेज एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इन 1879 सर विलियम क्रॉक्स परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू गैसेज इन अ डिस्चार्ज ट्यूब एट अ वेरी लो प्रेशर। 1879 में सर विलियम क्रॉक ने परफॉर्म किया था एक्सपेरिमेंट। उन्होंने क्या किया था, इलेक्ट्रिक करंट को गैसेज में से पास करवाया था डिस्चार्ज ट्यूब के थ्रू काफ़ी लो प्रेशर पे। ही टूक अ गैस ट्यूब फिटेड विद 2 मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स। उन्होंने ग्लास ट्यूब को फिट किया था 2 मेटेलिक इलेक्ट्रोड के साथ, जो कि विच वर कनेक्टेड टू अ हाई वोल्टेज बैटरी, और फिर इनको हाई वोल्टेज बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। प्रेशर इनसाइड द ट्यूब वाज केप्ट 10-4 एटमॉस्फेयर। जो प्रेशर रखा गया था इस ट्यूब का वो 10-4 एटमॉस्फेयर रखा गया था। व्हेन हाई वोल्टेज करंट वाज पास टू दी गैस, जब हाई वोल्टेज करंट को हम पास करवाएंगे इस गैस के थ्रू, तो शाइनी रेज वर इमिटेड फ्रॉम दी कैथोड। तो शाइनी रेज निकलेंगी कैथोड से, जो कि ट्रैवल करेंगी एनोड की तरफ। ये आपके पास बनी हुई है डायग्राम। दीज रेज वर गिवन द नेम ऑफ कैथोड रेज एज दे वर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द कैथोड। ये आपके पास बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ हमारे पास एनोड है, ये कैथोड है, ये वैक्यूम पंप के थ्रू हम लोग इसमें कर रहे हैं, और ये बैटरी है, और ये आपस में सारी क्या है, कनेक्टेड है। डिस्चार्ज ट्यूब यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कैथोड रेज। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ क्या हैं कैथोड रेज की। कैथोड रेज वाज स्टडीड इन डिटेल एंड देयर प्रॉपर्टीज़ वाज डिटरमिन्ड विच आर गिवन बिलो। क्या थी ये, दीज रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन्स। ये जो रेज होती है ट्रेवल करेंगी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, परपेंडिकुलर टू द कैथोड सरफेस। दे कैन कास्ट अ शार्प शेडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट इफ प्लेस्ड इन देयर पाथ। हमें वो शार्प शेडो देगा अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे किसी रास्ते में, इन देयर पाथ। दे आर डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। डिफ्लेक्ट हो जाएंगी पॉजिटिव प्लेट के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड में, और नेगेटिव चार्ज को शो कर रही होंगी। दे रेज टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ऑन विच दे फॉल। ये बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा देंगी। जे थॉम्पसन डिस्कवर्ड देयर चार्जेस मैस E/m इलेक्ट्रॉन ओवर मैस रेशो। लाइट इज़ प्रोड्यूस व्हेन दिस रेज हिट द वॉल ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब। लाइट रेज प्रोड्यूस होंगी जब ये रेज हिट करेंगी डिस्चार्ज ट्यूब की वॉल को। इट वॉज फाउंड एट द सेम टाइम ऑफ रेज वर इमिटेड नो मैटर विच गैस एंड विच कैथोड वाज यूज्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब। उन्होंने कहा है कि सेम टाइप ऑफ रेज निकलेंगी वहाँ से, इस चीज़ का कोई मसला नहीं है कि कौन सी गैस है वहाँ पे, कौन से कैथोड है, बस डिस्चार्ज ट्यूब में जो भी यूज़ हो रही होगी वहाँ से सेम ही रेज इमिटेड हो रही होंगी। ऑल दीज प्रॉपर्टीज सजेस्टेड दैट द नेचर ऑफ कैथोड रेज इज़ independent of the nature of the gas present in the discharge tube or material of the cathode. The fact that they cast the shadow of an opaque object suggested that these are not rays but they are fast moving material particles. उन्होंने कहा कि वहाँ से जो निकल रही थी रेज वो रेज नहीं थी बल्कि वो फास्ट मूविंग पार्टिकल्स थे। They were giving the name electrons. उन्होंने उसको नाम दिया इलेक्ट्रॉन्स का, since all the material produce same type of particles. It means all the material contain electrons. As we know, material are composed of atoms. कि material जो है वो किस चीज़ पे मुश्तमिल होता है, एटम्स पे, और इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं एटम के। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। पीछे हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ा था। प्रोटॉन का मैंने आपको बताया था कि इस पर चार्ज पॉजिटिवली चार्ज होता है ये। अब डिस्कवरी क्या थी प्रोटॉन की, हम इसको स्टडी करते हैं।
इन 1886 में गोल्डस्टीन ने ऑब्जर्व किया था इन एडिशन टू कैथोड रेज अदर रेज वर आल्सो प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब, कि बाकी रेज जो प्रेजेंट होती हैं वो डिस्चार्ज ट्यूब में प्रेजेंट होंगी। दीज रेज वर ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन टू कैथोड रेज, ये रेज जो हैं वो ट्रैवल करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में कैथोड रेज की। ही यूज अ डिस्चार्ज ट्यूब हैविंग परफोरेटेड कैथोड, जैसे ये डायग्राम में आपको दिखाया गया है। ही फाउंड दैट दीज रेज पास थ्रू होल्स प्रेजेंट इन द कैथोड एंड प्रोड्यूस अ ग्लो ऑन द वॉल ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब। ही कॉल्ड दीज रेज एज केनाल रेज। केनाल रेज हैं ये इसमें से पास आउट होकर इस साइड पे निकल रही हैं, बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है, एनोड है हमारे पास, कैथोड है परफोरेटेड, और ये डिस्चार्ज ट्यूब यूज हो के किस चीज़ के लिए यूज होगी, प्रोडक्शन ऑफ केनाल रेज के लिए। प्रॉपर्टीज़ ऑफ दीज रेज वर फॉलोइंग, क्या है प्रॉपर्टीज़ वो देखते हैं हम। दीज रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन इन डायरेक्शन अपोजिट टू द कैथोड रेज, ये रेज ट्रेवल करेंगी स्ट्रेट लाइन में, किस डायरेक्शन में, कैथोड रेज के ऑपोजिट। देयर डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रूव डैट दीज आर पॉजिटिवली चार्ज, इनकी अब जो डिफ्लेक्शन है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की, ये क्या प्रूव कर रही है कि ये पॉजिटिवली चार्ज हैं। नेचर ऑफ केनाल रेज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस, नेचर जो केनाल रेज की है वो डिपेंड कर रही है नेचर ऑफ गैस पे प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब। These rays do not originate from the anode, ये रेज ओरिजिनेट नहीं होती एनोड पे से। In fact, these rays are produced when the cathode rays or electron collide with the residual gas molecules present in the discharge tube and ionize them as follows। हमारे पास M है फॉर एग्जांपल प्लस इलेक्ट्रॉन, और यहाँ M की ओर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन आपके पास निकल जाएंगे इसमें से। Mass of these particles was found equal to that of a proton or simple multiply of it. The mass of a proton in 1840 times more than that of an electron. Mass प्रोटॉन का ज़्यादा होगा, कितने टाइम ज़्यादा होगा, 80-40 टाइम ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन से। Thus these rays are made up of positively charged particles, इसीलिए ये रेज जो हैं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनी होती हैं। The mass and charge of these particles depend upon the nature of the gas in the discharge tube. Hence, different gases produce different type of positive rays having particles of different masses and different charges. Keep in mind that positive particles produced by a gas will be of same times. ये बात अपने माइंड में रख लेंगे, पॉजिटिव पार्टिकल्स जितने भी प्रोड्यूस होंगे किसी भी गैस से उनके ऊपर सेम टाइप होंगी उन सबकी। जैसे पॉजिटिव रेज प्रोड्यूस्ड होंगी लाइटेस्ट गैस से, हाइड्रोजन से, जैसे कि प्रोटॉन है हमारे पास। अब डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन देखते हैं। रदरफोर्ड ने ऑब्जर्व किया था कि एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का कुड नॉट बी एक्सप्लेन, एटॉमिक मास को हम खुद से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ऑन द बेसिस ऑफ द मैसेज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ओनली, सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बेसिस पे हम उसको खुद से स्टडी नहीं कर सकते, खुद से ऑब्जर्व नहीं कर सकते। He predicted in 1920 that some neutral particles having mass equal to that of proton, उसने ये बयान किया था, ये पेश किया था कि 1920 में some neutral particles जो हैं वो mass रखते हैं किसके इक्वल, प्रोटॉन के इक्वल, और must be present in an atom, जो कि एटम में प्रेजेंट होने चाहिए। The scientists were in search of such a neutral particles, साइंटिस्ट ने सर्च किए थे ऐसे न्यूट्रल पार्टिकल्स को जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, न्यूट्रल थे वो। इवेंचुअली इन 1932 चैडविक डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन, चैडविक ने क्या डिस्कवर किए थे, न्यूट्रॉन डिस्कवर किए थे। व्हेन ही बम्बार्डेड अल्फा पार्टिकल्स ऑन अ बेरिलियम टारगेट, जब उन्होंने बम्बार्डमेंट की थी अल्फा पार्टिकल्स की बेरिलियम टारगेट पे। ही ऑब्जर्व दैट हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस वर प्रोड्यूस, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया था कि हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस वहाँ से पैदा की गई थी। दीज रेडिएशंस वर कॉल्ड न्यूट्रॉन, अब ये रेडिएशंस जो थी ये न्यूट्रॉन कहलाई। प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूट्रॉन्स आर एज फॉलोज, प्रॉपर्टीज़ क्या हैं न्यूट्रॉन्स की। न्यूट्रॉन्स कैरी नो चार्ज, ये बात हमने पहले भी कर ली कि ये न्यूट्रल होते हैं, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। दे आर हाईली पेनिट्रेटिंग, ये बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट करने वाले हैं, अंदर धंस जाने वाले, पेनिट्रेट हो जाते हैं। मैस ऑफ दीज पार्टिकल्स वॉज नियरली इक्वल टू दी मैस ऑफ अ प्रोटॉन, मैस जो है इन पार्टिकल्स का वो किसके इक्वल है, मैस ऑफ प्रोटॉन के इक्वल है।
अब हम बात करेंगे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्या था? रदरफोर्ड परफॉर्म्ड गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट टू अंडरस्टैंड हाउ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज कुड एग्जिस्ट इन एन एटम। रदरफोर्ड ने क्या परफॉर्म किया था? गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था ये समझने के लिए कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज कैसे एग्जिस्ट करेंगे एटम के अंदर। ही बम्बार्डेड अल्फा पार्टिकल्स ऑन अ 0.4 सेंटीमीटर थिक गोल्ड फॉयल। उसने बम्बार्डमेंट की थी अल्फा पार्टिकल्स की थिक गोल्ड फॉयल पे। अल्फा पार्टिकल्स आर इमिटेड बाय रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लाइक रेडियम एंड पोलोनियम। अल्फा पार्टिकल्स इमिट हो जाएंगे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में से, जैसे कि रेडियम है, पोलोनियम है। दीज आर एक्चुअली हीलियम न्यूक्लियाई, ये एक्चुअली हीलियम के न्यूक्लियाई थे। दे कैन पेनिट्रेट थ्रू मैटर टू सम एक्सटेंट, ये कुछ हद तक पेनिट्रेट हो गए। ही ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स ऑन अ फोटोग्राफिक प्लेट और आ स्क्रीन कोटेड विद जिंक सल्फाइड। ही प्रूव्ड दैट द प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ द एटम वाज नॉट करेक्ट। अब यहाँ पे देखें कुछ की डिफ्लेक्शन हो रही है, कुछ पेनिट्रेट करके जा रहे हैं, कुछ क्या है रिपेल्ड बैक, कुछ वापस मुड़ गए हैं और कईयों की लार्ज डिफ्लेक्शन होगी। इसने ये प्रूव कर दिया था कि प्लम पुडिंग मॉडल जो था वो करेक्ट नहीं था। अब ऑब्जर्वेशंस जब उसने की रदरफोर्ड ने तो वो क्या थी? ऑलमोस्ट आर द पार्टिकल पास थ्रू द फॉयल अनडिफ्लेक्टेड। जितने पार्टिकल्स पास होंगे फॉयल से वो अनडिफ्लेक्टेड होंगे। आउट ऑफ 20,000 particles only a few were deflected at fairly charged angles and very few bounced back on hitting the gold foil। कुछ पास आउट हो जाएंगे और कुछ जो है very few bounce back पीछे की तरफ मुड़ के आ जाएंगे और हिटिंग करेंगे गोल्ड फॉयल को। क्लियर है? अब हम देखते हैं रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट। अब जो एक्सपेरिमेंट उसने पीछे किया था उसका रिजल्ट क्या आया था, अब हम उसको स्टडी करेंगे। Keeping in view the experiment, Rutherford proposed planetary model of an atom and concluded following result। कंक्लूड किया था उसने कुछ रिजल्ट और वो ये था, इसको स्टडी करते हैं। Since most of the particles pass through the foil undeflected, therefore most of the volume occupied by an atom is empty। कुछ पार्टिकल्स जो थे, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स जो कि फॉयल के थ्रू अनडिफ्लेक्टेड हुए थे, वो उनका वॉल्यूम ऑक्यूपी जो वॉल्यूम वो रखते थे वो एम्प्टी था। डिफ्लेक्शन ऑफ अ फ्यू पार्टिकल प्रूव डैट देयर इज़ अ सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इन एन एटम। जो डिफ्लेक्शन थी इन फ्यू पार्टिकल्स की, उन्होंने ये प्रूव किया था कि सेंटर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज है किसी भी एटम में, जिसको हम न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कहते हैं। कोई भी हमारे पास चीज़ है, जैसे ये हमारे पास शेप एक बनी हुई है, तो इसके दरमियान में ये जो चीज़ होती है इसको हम न्यूक्लियस कह रहे होते हैं। और इसके बाद फिर ये शेल्स होते हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उसमें रिवॉल्व कर रहे होते हैं। वो बात हम आगे जाके करेंगे। यहाँ भी आप सिर्फ न्यूक्लियस की कंसीडर कर लें कि न्यूक्लियस हम इसको बोल रहे होते हैं, किसी भी चीज़ का मिड जो होता है उसको न्यूक्लियस बोल रहे हैं। Complete rebounds of a few particles show that nucleus is very dense and hard। कंप्लीट रीबाउंस किसी भी पार्टिकल्स का या कुछ पार्टिकल्स का वो क्या शो करता है कि न्यूक्लियस काफ़ी डेंस है और हार्ड है। सिंस अ फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड, अगर जब कुछ पार्टिकल जब डिफ्लेक्ट हो जाते हैं तो इट शोज़ द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल एज़ कम्पेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ एन एटम। तो वो कहते हैं कि साइज़ जो है न्यूक्लियस का वो बहुत छोटा होता है, किसके कंपैरिजन में कि टोटल वॉल्यूम क्या है किसी भी एटम का। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के गिर्द ये सारे शेल हैं और इनमें इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं। एन एटम एज आ होल इज़ न्यूट्रल। एटम पूरा अगर न्यूट्रल है, देयरफॉर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो क्या होगा, इसीलिए हम कहते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के। एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन जो है, ऑल अदर फंडामेंटल पार्टिकल्स दैट लाई विद इन द न्यूक्लियस आर नोन एज न्यूक्लियॉन्स। डिफाइन कर सकते हैं आप इसके यहाँ से ये न्यूक्लियॉन्स की। डिफेक्ट्स क्या थे रदरफोर्ड के मॉडल के? Although Rutherford experiment proved that the plum pudding model of the atom was not good, yet it has following defects। अगरचा उसने ये बात कर दी थी कि प्लम पुडिंग मॉडल जो था वो करेक्ट नहीं था, लेकिन उसके अपने भी कुछ डिफेक्ट्स थे। वो क्या थे? अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन, इलेक्ट्रॉन बीइंग द चार्ज पार्टिकल्स
क्लासिकल थ्योरी के रेडिएशन के अकॉर्डिंग के इलेक्ट्रॉन जो कि चार्ज पार्टिकल्स थे शुड रिलीज और इमिट एनर्जी कंटिन्यूसली एंड दे शुड अल्टीमेटली फॉल इनटू द न्यूक्लियस। वो या तो इमिट करेंगे या रिलीज़ करेंगे एनर्जी को और अल्टीमेटली फॉल हो जाएंगे, न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएंगे। इफ़ द इलेक्ट्रॉन इमिट एनर्जी कंटिन्यूसली, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी को इमिट करता रहे कंटिन्यूसली, दे शुड फॉर्म अ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, तो वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनाएगा। लेकिन इनफैक्ट क्या होता है, लाइन स्पेक्ट्रम वाज ऑब्जर्व, लेकिन कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम वो बना रहा होता है लेकिन लाइन स्पेक्ट्रम हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं वहाँ पे। ऑल्दो द साइंटिस्ट हैड ऑब्जेक्शंस ऑन द एटॉमिक मॉडल प्रेजेंटेड बाय रदरफोर्ड, लेकिन साइंटिस्ट ने इस चीज़ पर भी ऑब्जेक्शन दी थी। क्या दी थी? येट इट कल्टिवेटेड थ्रू प्रोवोकिंग आइडियाज़ अमंग देम, दे इनिशिएटेड द क्वेश्चन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, के स्टार्टिंग में उन्होंने ये क्वेश्चंस अराइज हो गए थे। हाउ कैन एन एटम कोलैप्स और वाई आर एटम स्टेबल, कि एटम्स कैसे आपस में कोलैप्स करेंगे और एटम स्टेबल कैसे होगा, क्यों होगा। वाई डज एन एटम गिव लाइन स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम क्यों दे रहा है एटम का, एटम लाइन स्पेक्ट्रम ही क्यों दे रहा है, क्योंकि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम शो हो रहा है लेकिन नज़र हमें क्या आएगा, लाइन स्पेक्ट्रम आएगा। साइंटिस्ट कंसीडर्ड देयर मस्ट बी अनदर मॉडल ऑफ एटम, इट इंडिकेटेड दैट रदरफोर्ड मॉडल वाज नॉट परफेक्ट, इसने अब ये इंडिकेट कर दिया था कि रदरफोर्ड मॉडल भी जो है वो परफेक्ट नहीं है। बोहर एटॉमिक थ्योरी पे आ जाएं। कीपिंग इन व्यू द डिफेक्ट्स इन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, नील्स बोहर प्रेजेंटेड अनदर मॉडल ऑफ एटम इन 1930। अब नील बोहर ने एक और उसने थ्योरी दी थी जिसको हम क्या कह रहे थे, बोहर एटॉमिक थ्योरी कह रहे हैं। क्वांटम थ्योरी ऑफ मैक्स प्लांक वाज यूज्ड इन फाउंडेशन फॉर दिस मॉडल। अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन एन एटम डज नॉट एब्जॉर्ब और इमिट एनर्जी कंटिन्यूसली, कि इसमें जो रिवॉल्व कर रहे हैं वो या तो इमिट कर रहे हैं या फिर वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ये हमें अभी तक क्लियर नहीं था। द एनर्जी ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड एज इट रिवॉल्व ओनली इन ऑर्बिट टू फिक्स एनर्जी कॉल्ड एनर्जी लेवल बाय हिम, के ये अपने अपने मीदार में अगर घूम रहे हैं, अगर गर्दिश कर रहे हैं तो ये इनको हम एनर्जी लेवल्स बोल रहे हैं। और बोहर ने एटॉमिक मॉडल जो शो किया था वो ये है। इसमें देखें यहाँ से एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी है, यहाँ से एनर्जी रिलीज़ हो रही है। ये हमारे पास शेल के नेम है, अगर हमें एक को के का नाम दे, एक को एल का नाम दे, एक को एम का नाम दे, एन हमारे पास 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। द बोहर एटॉमिक मॉडल वाज बेस्ड अपॉन द फॉलोइंग पोस्टुलेट्स। अब पोस्टुलेट्स क्या थे बोहर एटॉमिक मॉडल के? हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ अ टीनी न्यूक्लियस and electron are revolving in one of the circular orbit of radius around the nucleus. Each orbit has a fixed energy that is quantized. हर ऑर्बिट जो है वो एक अपनी फिक्स एनर्जी रखता है। As long as electron remain in a particular orbit, जितनी देर तक इलेक्ट्रॉन रिमेन रहेंगे पार्टिकुलर ऑर्बिट में, अपने खास ऑर्बिट में, it does not radiate और एब्जॉर्ब एनर्जी, वो रेडिएट भी नहीं करेंगे और एब्जॉर्ब भी नहीं करेंगे एनर्जी। अगर एनर्जी इमिट होती है और एब्जॉर्ब होती है व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम द ऑर्बिट टू अनदर, जब यहाँ से जंप करके इसमें जाए या यहाँ से जंप करके इसमें जाए तो एनर्जी या तो इमिट होगी या एब्जॉर्ब होगी। अदरवाइज अगर ये अपने शेल में घूम रहे हैं तो कोई एनर्जी इमिट नहीं हो रही, कोई एब्जॉर्ब नहीं हो रही। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट, अगर जंप करके वो लोअर से हायर में चला गया है तो एब्जॉर्ब होगी एनर्जी। अगर हायर से लोअर में आ गया है तो रेडिएट एनर्जी या रिलीज़ होगी एनर्जी। दिस चेंज इन एनर्जी को हम डेल्टा ई से शोर करते हैं और गिवन बाय द फॉलोइंग प्लांक्स इक्वेशन। प्लांक्स इक्वेशन क्या है हमारे पास? डेल्टा ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1 इज इक्वल टू HV, वेयर H जो है प्लांक कॉन्स्टेंट है, किसके इक्वल है? 6.63 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻34 के, एंड V इज फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन ऑर्बिट ऑफ अ फिक्स एंगुलर मोमेंटम गिवन एज MVR इज इक्वल टू NH/2π। इसमें n क्वांटम नंबर है ऑर्बिट का, जिसमें नंबर की वैल्यूज़ 1, 2, 3 एंड सो ऑन हो सकती हैं। और नेक्स्ट में अब हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन टू थ्योरीज। टू थ्योरीज थी हमारे पास, एक रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी थी और एक बोहर एटॉमिक थ्योरी थी। अब इन दोनों का हम कंपैरिजन देखते हैं कि कंपैरिजन में अगर हम लिखें तो क्या आ सकता है। रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी ने बेस की करती थी क्लासिकल थ्योरी पे और ये बेस करती थी क्वांटम थ्योरी पे। इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस, इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस में किसी भी ऑर्बिट्स की फिक्स एनर्जी में। यहाँ पे न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं और यहाँ पे कर ये भी न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं, लेकिन किसी भी ऑर्बिट में, किसी फिक्स ऑर्बिट में
अपनी एनर्जी के थ्रू किसी फिक्स मिदार में होंगे। नो आइडिया अबाउट ऑर्बिट वाज इंट्रोड्यूस, यहाँ पे हमें कोई आइडिया नहीं था किसी भी ऑर्बिट का। यहाँ हमें आइडिया था ऑर्बिट का कि ऑर्बिट जो है वो एंगुलर मोमेंटम रखते हैं। एटम शुड प्रोड्यूस कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, यहाँ पे उनको कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम करना चाहिए शो, और यहाँ पे लाइन स्पेक्ट्रम। एटम शुड कोलैप्स, यहाँ एटम्स कंबाइन हो जाते हैं, कोलैप्स कर जाते हैं एक दूसरे के साथ। एटम शुड एग्जिस्ट, यहाँ पे एटम्स पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन में हम लोग एटम्स के या किसी भी मॉलिक्यूल्स के एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर और शेल्स की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन में आगे आपको बताती हूँ क्या है, पहले हम इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। बिफोर डिस्कसिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ शेल और सब शेल, कि इसको हम जो डिस्कस करें उससे पहले हमें शेल और सब शेल के बारे में पता होना चाहिए। वी हैव लर्न अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में हमने पहले से स्टडी कर लिया। इट कंसिस्ट ऑफ अ टीनी न्यूक्लियस लाइंग इन द सेंटर एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। नाउ वी विल डिस्कस हाउ द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रॉन कैसे रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के गिर्द। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन डिफरेंट एनर्जी लेवल और शेल अकॉर्डिंग टू देयर रिस्पेक्टिव एनर्जीज। पोटेंशियल एनर्जी, द कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन एटम या ऑफ एन इलेक्ट्रॉन शैल बी डिस्कस इन हायर क्लासेस। एनर्जी लेवल आर रिप्रेजेंटेड बाय एन वैल्यू 1, 2, 3 एंड सो ऑन। एनर्जी लेवल्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे एन की वैल्यूज से, जो कि 1, 2, 3 और इसके बाद कोई भी हो सकती है। दे आर डिजाइनेटेड बाय द अल्फ़ाबेट, यानी कि K, L, M और सो ऑन, इनके साथ इनको डिज़ाइन किया गया है। अ शेल क्लोजर टू द न्यूक्लियस इज़ ऑफ मिनिमम एनर्जी। अ शेल जो कि क्लोज है न्यूक्लियस के, उनकी एनर्जी बहुत कम होती है। सिंस K शेल इज़ क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस, K शेल जो है क्लोज है न्यूक्लियस के, द एनर्जी ऑफ शेल इंक्रीजेज फ्रॉम K शेल ऑनवर्ड सच एज। फर्स्ट एनर्जी लेवल को हम K शेल बोलते हैं जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा कम होती है। सेकेंड एनर्जी लेवल को हम लोग L शेल बोलेंगे जिसकी एनर्जी थोड़ी सी K शेल से ज़्यादा होगी। फिर थर्ड लेवल को हम M शेल बोल रहे हैं, इसकी एनर्जी K और L दोनों से ज़्यादा होगी। फोर्थ को हम लोग N शेल बोल रहे हैं और इसकी एनर्जी K, L, M तीनों से ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी हम कह सकते हैं कि एन शेल की है, सबसे ज़्यादा कम एनर्जी K शेल की है। सिंपल वर्ड में शेल आर द मेन एनर्जी लेवल डेट इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई। शेल की अगर आपके पास सिंपल डिफाइन आ जाए तो वो ये होगी कि शेल मेन एनर्जी लेवल्स हैं जिसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई करते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। जैसे ये हमारे पास न्यूक्लियस है, इसके गिर्द ये शेल्स हैं डिफरेंट, इसमें जो हमारे पास पाए जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो ये क्या हैं, हमारे पास शेल्स की बात करेंगे। शेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल अराउंड द न्यूक्लियस। शेल्स को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक सर्कल से न्यूक्लियस के गिर्द। फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियस है और ये साइड पे हम लोगों ने इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है शेल्स के थ्रू। दे आर काउंटेड फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड, इनको हम काउंट करेंगे सेंटर के आउटवर्ड ऊपर वाली साइड पे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेट अ शेल कैन अकोमोडेट इज गिवन बाय 2 and 2 वेयर n इज द शेल नंबर।